अच्छा, ये वाला तो हमने कर लिया था। ये किससे होना था? वो जो मॉड वाली फंक्शनैलिटी थी ना, उससे आप लोगों ने ये चीज़ करनी थी। बाकी आपके पास आ रहा था यहाँ पे। अच्छा, बल्कि बेटर येट आई थिंक मुझे ना वो डायरेक्टली ओपन कर लेना चाहिए। शायद मेरे पास पड़ी हो जो मैंने फाइल आप लोगों को भेजी थी, पीडीएफ ये थी। अच्छा, इसमें ये वाला तो कोड हमने कर लिया था ना, टेक्स्ट फाइल वाला। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट फाइल वाला कोड था, इसमें वो आपको क्या कह रहा था, उसने जो मेजर लॉजिक यहाँ पे लगाई थी ना, वो आपको क्या कह रहा था कि आपके पास दो एक कस्टमर आईडी है, पॉइंट्स है, वो आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक फ़ाइल के अंदर लिखने हैं। तो एक तो उसने यहाँ पे लॉजिक आपसे क्या टेस्ट की थी, आपसे टेस्ट की थी कि फ़ाइल हैंडलिंग वाला ना, बिल्कुल उसने एक कॉन्सेप्चुअल उसके अंदर चीज़ टेस्ट की थी कि अगर आप फाइल को रीड करते हो तो के फाइल के आपने एंड पे अगर कोई चीज़ रखवानी है तो आप कैसे रखवाओगे। तो वो आपको इससे पता लग गया था, ठीक है, कि अगर आपने फाइल के सबसे टॉप पे चीज़ रखवानी है तो आप क्या करोगे, आप एक ही दफ़ा वहाँ पे उसको क्या कर दोगे, राइट फाइल कर दोगे, ठीक है, ये कर दोगे आप। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने फाइल का जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट के नीचे अगर आपने डेटा रखवाना है, ये सारा कंटेंट लिखा है फाइल का, आपने यहाँ पे राइट करवाना है, तो तब आप क्या करोगे, तब आपने क्या करना था, आपने पहले पहले जितना भी कंटेंट है उसको आपने रीड करवाना है, फिर आपने इसको राइट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ थी। फिर बाकी ये वाले जो यहाँ पे चीज़ थी कि हर कस्टमर का आपके पास यूनिक आईडी होगा, तो ये तो आप खुद फॉर लूप लगा के इसको इंक्रीमेंट करके बना सकते हो, ठीक है। पहला पहला जो भी आपके पास लास्ट आ रहा था, क्या कहते हैं, लाइन आ रही थी, लास्ट लाइन में से आपने एक्सट्रैक्ट करवाना था ये एक कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी को आपने वापस चेंज करना था, इंटीजर के अंदर उसको प्लस प्लस करना था, लेकिन फाइल के अंदर रखवाने के वक्त आपने इसको वापस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे आपके पास नम टू एस टी आर वाली चीज़ें थी, एस टी आर टू नम वाली चीज़ें थी, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिली थी, ठीक है। तो इस तरह करके ये चीज़ें पूछ रहा था। बाकी ये जो एक ये वाली चीज़ होती है ना इसके अंदर, एज्यूम वाली चीज़, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आपको ना एक और नंबर दे सकती है अगर आप इसको गेट कर लो कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे उसे 9000 तो बताया था कि वो कह रहा था नंबर ऑफ द कस्टमर्स इन द लॉयल्टी स्कीम विल नेवर बी मोर देन 9000। ये उसे एक लिमिट बता दी थी। यहाँ ये आपको क्या करता है, अक्सर जो एजम्पशन वाली चीज़ें होती है वो आपको बता रहा होता है कि आपने अपने कोड को एफिशिएंट किस तरह बनाना है। तो अगर वो आपको नीचे कहते हैं कि कोड को एफिशिएंट बनाना है, तो यू हैव टू लुक अराउंड फॉर सम लाइन दैट कंटेन्स एजम्पशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ना ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसको यहाँ पे देख लेना। बाकी इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला कोड था, इसके अंदर आपको पता चला था इंटीजर आपने किस तरह लिखना है। आपके पास अगर माइनस नेगेटिव रेंज में अगर आपके पास आते तो फिर आपने किस तरह करना है। बाकी इसको यूनिक वाला भी एक कोड आता है कि आपने चेक करना हो कि कोई भी जो रैंडम नंबर आपके पास आ रहा है वो आपके पास यूनिक ना हो, और कोई ऐसा भी आपके पास कोड आ सकता है कि जिसके अंदर आपने पता क्या करना हो, आपने रैंडम नंबर जनरेट करवाने हो और आपने मेक श्योर करना हो कि जो सारे आपके पास रैंडम नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास यूनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कोड आ सकता है, राइट अ कोड टू जनरेट 20 यूनिक नंबर्स। अब ये 20 यूनिक नंबर्स होने चाहिए विद इन अ सर्टेन रेंज, एक सर्टेन रेंज में होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। ये आप किस तरह करोगे, आप जैसे जैसे एक नंबर आप बढ़ाओगे, आप उसको क्या करोगे, आप उसको पिछले वाले सारे एलिमेंट से चेक करोगे। और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है, सबसे आसान जो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, वैसे आप लोग अपने से भी इसका जो भी तरीका होगा वो आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका मुझे ये लग रहा है कि आप एक यहाँ पे ना एरे जो है, एरे आप बना लो, और आप जो भी आपके पास आ रहा है ना, स्टोर नंबर्स इन एरे, एरे के अंदर जो अपने नंबर्स हैं ना वो स्टोर करवाओ, और आप इसको क्या करो, कंपेयर द न्यू नम, या आप कह लो जो आपके पास लेटेस्ट आपके पास एरे आ रहा है ना, लेटेस्ट नंबर, उसको आपने किसके साथ कंपेयर करवाना है, विद द प्रीवियस कंटेंट्स ऑफ एरे। और एक और जो कोड मैंने आपको करवाया था वो ये हो सकता है कि आपने अगर जो आपके पास एरे का कंटेंट आ रहा है उसको आपने रिवर्स करना है, तो वो भी ये कह सकता है। अब उसे एक अभी रिसेंटली आपको 25 में कोड दिया था, उसमें वो कह रहा था कि आप एक जो स्टैक को यूज़ करके या आप एक क्यू को यूज़ करके किस तरह रिवर्स कर सकते हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो आपको ऐसा कोड दे सकता है कि वो पूरे आपको एरे को रिवर्स करवा दे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोड होता है, राइट अ कोड टू रिवर्स एरे, तो ये कर सकता है, रिवर्स एरे वाला कोड कर सकता है। और ये रिवर्स एरे वाला कोड होता है, ये आपके पास पैलिंड्रोम कोड के थोड़ा सा इक्वल टू होता है। तो पैलिंड्रोम वाला कोड कर लेना और एक ये रिवर्स एरे वाला कोड कर लेना, बेहतरी होगी, ठीक है। और एक और जो चीज़ थी ना वो बाइनरी सर्चिंग वाली,
वो यहाँ पे ये थी कि जो हमने एक कोड किया था ना यहाँ पे, वो गेसिंग वाला हमने कोड किया था कल, वो आपका ना थोड़ा सा बाइनरी सर्च की तरह कोड था। अब बाइनरी सर्च आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो एक एल्गोरिदम है, और वो एल्गोरिदम हमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने में मदद देता है। रिवर्स एरे, अच्छा रिवर्स एरे में बताता हूँ क्या करना है इसमें। अच्छा रिवर्स एरे में क्या करना है, ये वाला जो आपके पास कोड होता है ना, इसमें व्हाट यू कैन डू इज़ हाउ टू कंपेयर ऑल द एरे में, आई मीन एक मिनट, आई मीन वन कैन बी डन बट ऑल हाउ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ इसमें किस तरह करते हैं। इसमें अगर सारों को आपने कंपेयर करवाना है तो आप क्या करोगे, आप एक फॉर लूप के अंदर सारा काम कर लो, और जो लेटेस्ट इंडेक्स आपके पास आ रहा है ना उसको आप नोट कर लो। आपने डबल फॉर लूप आपको लगाना पड़ेगा, ये मैं बताता हूँ इसके अंदर ना आप किस तरह करोगे। पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको हमने किस तरह करना है मुस्तफ़ा। इसको हमने इस तरह करना है कि आपने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना है, मोटी मोटी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहाँ पे फॉर एक्स लिखोगे, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to n लिख दो, जो भी एरे का साइज़ है, ठीक है। अब आपने इसको रिप्लेस करवाना है, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे टेम्प जो है, टेम्प का भी आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई थिंक टेम्प का भी यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पता क्या करो, आप सबसे पहले जो भी एरे आपके पास एक्स आ रहा है ना, एरे एक्स का नंबर, अभी इसकी मैं लॉजिक बनाता हूँ, अभी थोड़ा सा इसको एम्प्टी छोड़ दो, ये इंडेक्स इसकी गेम है सारी। तो इसके ओके स्वैप के अंदर पहले आप रखवा लो एरे एक्स, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा लॉजिक इसकी समझ आ जाए ना तो फिर पैलिंड्रोम वाला भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास जो स्वैप नाम से वेरिएबल आ रहा है ना, उसको आप यहाँ पे पकड़ो और उसके अंदर आप रखवा दो पहले एरे एक्स। अभी मैं इसके साथ बताता हूँ इसके साथ क्या करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना क्या है, आपके पास अगर ये एरे आ रही है ना, तो ये जो लास्ट वाला यहाँ पे इंडेक्स है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 है ना, 4 वाला इंडेक्स आपने यहाँ पे रखवाना है, 1 वाला इंडेक्स आपने यहाँ पे रखवाना है, ठीक है। तो पहले आपने 1 वाले इंडेक्स को आपने स्वैप पे रखवा दी ताकि वो लूज ना हो। तो आप क्या करो, जो एंडिंग वाला इंडेक्स है वो आप यहाँ पे रखवा दो, लेकिन आपने मेक श्योर भी करना है कि आपका यहाँ ये वाला जो इंडेक्स है, जब आपने 1 और 4 के दरमियान स्वैप करवा लिया है, आपने अब इस एलिमेंट पे आ जाना है, यहाँ से आपने लेफ्ट से आपने आगे मूव कर देना है, राइट पे मूव कर देना है, और जो आपका राइट था उससे आपने लेफ्ट पे मूव कर देना, और फिर आपने इन दोनों को स्वैप करवा लेना है। तो इस तरह कैसे करोगे, तो आपने इसकी लॉजिक ऐसी बना सकते हो कि वैसे ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी हो रही है, ये एक्स के साथ हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक्स के साथ ऑलरेडी हो रही है, तो इसमें कुछ नहीं है। आपका जो एक्स है वो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो दिस इज़ हैपनिंग ऑलरेडी, ठीक है, हो रहा है। और आपने बस क्या करना है, आपने ये दूसरी वाली जो कंडीशन है वो चेंज करनी है। इसमें आप ये कर सकते हो, आपने एंडिंग पे पॉइंट करना है, तो अगर एंडिंग पे पॉइंट करें तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फंक्शन लगाओ लेंथ का, जो भी आपके पास LENGTH है, और बल्कि इसके अंदर लेंथ भी मेरे ख्याल में एरे के अंदर नहीं लगती, तो इसके अंदर लेंथ ना लगाओ, खाली जो एरे का टोटल आपके पास नंबर है ना वो रख दो n, एंड देन n माइनस एक्स कर दो। अब इससे होगा क्या, अगर x आपके पास लेट्स सपोज पहले जो आपके पास यहाँ पे n है, n आप यहाँ पे आ जाएगा, x के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड देन अब यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 आ जाएगा, ये मसला है। अच्छा ये मसला देखो, अब आपके पास आइडेंटिफाई हो गया। मसला क्या आ रहा है, आपके पास x के अंदर तो 1 है, ठीक है, ये वाला इंडेक्स आ गया, यहाँ पे हमें 4 चाहिए, लेकिन टोटल लेंथ आपके पास इसकी कितनी है, 4 है, और 4 माइनस 1 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, वो 3 और 1 को स्वैप करवा देगा, मसला है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा +1 भी ऐड कर दो। अगर आप अपना इंडेक्स एरे का 0 से स्टार्ट करें तो फिर ये मसला नहीं आएगा, लेकिन आप लोग क्योंकि सूडो कोडिंग में 1 से स्टार्ट करे तो ये वाली लॉजिक काम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, n माइनस एक्स किया, 3 हो गया, 3 + 4 किया, 4 हो गया, 4 और 1 को स्वैप कर दिया। अब x जब फॉर लूप दोबारा चलेगा, x बढ़ता है, अब x की वैल्यू होगी 2, ठीक है, x के अंदर 2 आ गया, एंड देन n की वैल्यू 4 ही है, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, एंड देन 2 + 1 करो 3, तो 3 और 2 को वो स्वैप कर देगा। तो ये आपके पास जो है ना कंडीशन हो जाएगी। बाकी एरे x के अंदर ये रखवा दिया, एंड देन ये जो आपके पास आ रहा था एरे n माइनस एक्स प्लस 1, इसके अंदर आपने रखवा देना स्वैप। तो ये आपके पास पूरी जो मोटी मोटी सी लॉजिक है ना स्वैप की, वो ये होगी, ठीक है। समझ आ गया मुस्तफ़ा एंड एवरीवन, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर जो ये चीज़ आप लोग कह रहे थे ना कि ये वाली कंपेयर किस तरह करनी है आप लोगों ने, कंपेयर द लेटेस्ट एलिमेंट्स विद दी प्रीवियस एलिमेंट्स, तो इसमें मैं जो सोच सकता हूँ लॉजिक, वो आई थिंक ये हो सकती है कि सबसे पहले हमने कोड जनरेट करना है, ठीक है। तो कोड जनरेट करो और 20 नंबर जनरेट करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 to 20, सबसे पहले तो इसका लूप आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जनरेट करवा लिया, मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल के ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप रैंडम से जनरेशन तो आप खुद करवा लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब आपने इसको पुराने एलिमेंट के साथ ना कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, अच्छा इसमें आप ये कर सकते हो, ये मैंने शायद करवाया भी था पहले,
इसमें आप ये करोगे, आप एक दोबारा से फॉर लूप लगाओ और आप यहाँ पे रख दो इसको। चलो ऐसा करो आप लोग ना y कर दो, इसको आप कर दो y कर दो, और यहाँ पे आएगा y एंड देन इसको स्टार्ट करो 1 से, एरे की फर्स्ट पोजीशन से, क्योंकि आपने चेक करना है। और जहाँ तक आपने x को रन कर लिया ना वहाँ तक चेक कर लो। मतलब होगा क्या, आपके पास इस तरह करके एरे आ रहा है, आपने ये स्टोर करवा दिया, तो x अभी आपका यहाँ पर होगा। तो आप दोबारा से लूप लगाओ 1 से लेकर x तक और यहाँ तक सारे एलिमेंट्स कंपेयर करवा लो, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप चेक करो इफ़ आपके पास जो है एरे y इक्वल्स टू जनरेट, अगर वो जनरेटेड नंबर के इक्वल्स टू है, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे फ्लैग के अंदर रखवा देना है, फॉल्स रखवा देना, और ये वाला भी लूप आपने ब्रेक कर देना। और नीचे जाके आप चेक कर दोगे इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स देन रीजनरेट, देन आपने क्या करना है, आपने इसको ना दोबारा से आपने जनरेट कर देना। तो इस तरह करके आप जो लॉजिक है वो थोड़ी सी कर सकते हो, लेकिन अभी भी मसला आएगा। अगर आपका फ्लैग फॉल्स आ जाता है तो फिर आपको दोबारा से जनरेट करने आप भेज देते हो लेट्स सपोज, लेकिन फिर भी तो वो दोबारा से फॉल्स जनरेट करवा सकता है, फिर क्या करोगे। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैंने कोड करवाया था आप लोगों को, मुझे खुद भी थोड़ा सा जहन से निकल गया क्या लॉजिक थी। या तो हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम एक नंबर जनरेट करवा लिया एंड देन जैसे ही हमारे पास फॉल्स आता है, अच्छा ठीक है, एक इसमें हल हो सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड हो रहा है, बट इसमें हम पता क्या करेंगे, एक हल ये हो सकता है, अगर फ्लैग आपका फॉल्स आ गया ना, बल्कि फ्लैग को भी ना आप फॉल्स ना करो, आप पता क्या करो, आप यहाँ पर ऐसा कर लो कि आप यहाँ पे जैसे ही आपके पास ये चीज़ होगी ना, आपने क्या करना है, आपने जनरेट आपने दोबारा करवाना है, दोबारा से यहीं पर नीचे ही जनरेट करवा दो, ठीक है। आपको पता है कि अगर एक भी दफ़ा आपका एरे के अंदर जो कंटेंट पड़ा है वो इस वाले जनरेटेड के इक्वल्स टू आ गया, तो आप दोबारा से जनरेट करवा लो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आपने ये वाले फॉर लूप को दोबारा से रीसेट करना है, ठीक है। तो इसको रीसेट किस तरह करोगे, वाई के अंदर आप दोबारा यहाँ पे 1 भेज दो, बल्कि 1 भी ना भेजो, इसके अंदर पता क्या भेजो, इसके अंदर 0 भेज दो। 0 क्यों भेजोगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर 0 भेजोगे तो ये नीचे जाके नेक्स्ट वाई पे जाएगा, और जब ये नेक्स्ट वाई पे जाएगा तब ये 1 बन जाएगा। तो जब ये दोबारा आपके पास अगर कोई मैच हो जाता है और आप दोबारा जनरेट करवाते हो तो ये उसी तरह चलेगा जिस तरह आपके पास पहली जनरेशन में फॉल्स आया था, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो कोड है चल जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट दैट यू कैन डू। और अब हमने देखना है अगर ट्रू कंडीशन होगी तब क्या होगा। ट्रू कंडीशन में ये हो सकता है ये वाला जो आपके पास कंडीशन है, ये वाला जो आपके पास कोड है वो कभी चलेगा ही नहीं, और आपने क्या करना है, आपने इस सब काम के बाद आपने क्या कर देना, आपने अपनी एरे जो भी आपका एरे एक्स हो रहा होगा उसके अंदर आपने नया जो आपके पास जनरेटेड वैल्यू है वो आपने यहाँ पे रखवा देनी। मतलब अगर सारे इसे यहाँ पे आपकी हर्डल्स इसने पास कर ली सक्सेसफुली, तो आप इसको एरे के अंदर आके यहाँ पे रखवा दो। तो दिस इज़ व्हाट इट कैन डू। और एक और चीज़, जो आपके पास सबसे पहला नंबर होगा ना, वो आपने वैसे ही जनरेटेड एरे के अंदर रखवा देना, बिकॉज एरे के अंदर कुछ ना कुछ तो आप रखवाओगे ना, फिर ही हो जाएगा। वरना यहाँ पे आप कंपैरिजन क्या करवा रहे हो, एम्प्टी एरे के साथ कंपैरिजन करवा रहे हो, वो वैसे ही आपको कोड एरर दे देगा। तो जो सबसे पहला आप जनरेटेड नंबर रखवाओगे ना, वो आपने रखवाना है इस तरह करके, ठीक है। ऐसे करके आप इसके अंदर रखवाओगे और यहाँ पर आपके पास आएगा जनरेटेड। ये इसकी लॉजिक आपने खुद लिखनी है, रैंडम नंबर से जनरेट करवानी है। अच्छा, अब अगर 1 के अंदर आपने रखवा दिया तो इसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे, हाँ इसके अंदर चेंजेस आएंगे। इसको फिर आप क्या कर दो, आप इसको सेकंड से स्टार्ट कर दो, बिकॉज एक नंबर आपने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप फिर इसको कर सकते हो स्टार्ट। तो ये आपकी लॉजिक होगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मोटी मोटी लॉजिक मैंने बताई है, बट इसको डेवलप करना आप लोगों का काम है। इसमें आप लोग ये ज़रूर कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा आप और कॉन्क्रीट करके मुझे दिखा सकते हैं, मैं फिर इसको चेक कर दूँगा। या इवन अगर आप इसको जाते हो ना, आप इस पूरे कोड को आप कॉपी करो, बल्कि चैट जीपीटी आपको नहीं देगा, वो ना मतलब ख़राब कर देगा, वो पाइथन में दे देगा, C++ में दे देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसका खुद से कोड बनाना और मुझे दिखाना, मैं अप्रूवल करवा लेना, फिर ये हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आइए वैसे सबको क्या नहीं, कि क्या किया हमने। पहला वाला जो नंबर आ रहा है वो आपने जनरेट करवा के एरे 1 की तरफ रखवा देना है, फिर आपने लूप लगाना है कि आपने पहला नंबर जनरेट करवा दिया तो 2 से 20 करवा दो, बाकी के जो आपके पास 19 नंबर्स हैं उनको स्टोर करवा दो। फिर आपने हर नंबर जो जनरेट होगा उसको आपने 1 to x तक रन करना है, मतलब जितना एरे के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है वहाँ तक रन करना है।
ठीक है। तो ये कर देगा, अगर पहला नंबर आया तो उसको 1 से 2 दफ़ा देखेगा, तो इस तरह करके सारे नंबर से जनरेट करेगा। अगर वो पिछले के इक्वल्स टू आ गए तो वो दोबारा जनरेट करवाएगा और वाई लूप को रीसेट कर देगा इसकी वैल्यू 0 करके। 0 हमने क्यों किया, 1 क्यों नहीं की, बिकॉज जब ये नेक्स्ट वाई पे जाएगा तो ये 0 ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा और यहाँ पे आगे फिर वो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखवाते तो ये 2 हो जाना था, तो यहाँ पे एक जगह आपने स्किप कर देनी थी, तो ये मसला होना है। ठीक है, तो इस तरह के जो कोड्स हैं आ सकते हैं डेफिनेटली, ये पता होने चाहिए। बाकी इसके अलावा ये तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था, ये वाला कोड थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक ये इसमें ट्रिक यही थी, आपको ना थोड़ी सा वो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अब ये मुझे भी नहीं ये चीज़ समझ आई थी कि कर क्या रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक टाइम स्टैम्प वाली चीज़ थी जो कि मुस्तफ़ा के कमेंट से ही मुझे इसकी थोड़ी सी ना लॉजिक समझ लगी कि अच्छा ये चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर क्या रहा है, बेसिकली जो टाइम स्टैम्प्स है ना पिक्चर्स के, वो ये नोट कर रहा है और आपने क्या करना है, आपने हर घंटे में जो टाइम स्टैम्प्स हो रहे हैं वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास बेसिक जो फाइल हैंडलिंग है ना उसकी एक लॉजिक उसने बताई है। आपकी फाइल हैंडलिंग के अंदर आ रहे हैं इस तरह डेटा आ रहा है 0 8 एंड देन 10 एंड देन 15, फिर आपके पास आ रहा है 0 8 एंड देन 20 एंड देन 5, फिर आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज यहाँ पे 12 एंड देन 12 एंड देन 24, फिर आ रहा है 12 एंड देन 0 4 एंड देन 5, फिर आ रहा है 13 50 50। तो इसमें उसने क्या कहा था, इसमें उसने ये कहा था कि आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी पिक्चर्स पर घंटे ली गई हैं, हर घंटे के अंदर कितनी पिक्चर्स ली गई हैं। तो आपने क्या करना था, आपने उसके अंदर ये करना था कि आपको पता होना चाहिए था कि आपने घंटा को एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है। घंटे को किस तरह एक्सट्रैक्ट करोगे, पहले फाइल को रीड करोगे, फाइल को रीड करके आप लेफ्ट लगाओगे, मिड लगाओगे, इस तरह की कोई चीज़ लगाओगे और 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करोगे। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कितनी दफ़ा ये वाले घंटे पेयर हो रहे हैं। तो ये वाला घंटा कितनी दफ़ा पेयर हो रहा है, 2 दफ़ा। तो इसका मतलब जो आपके पास 8 और है उसमें आपने 2 पिक्चर्स ली, और जो आपके पास 12 और है उसमें आपने कितनी पिक्चर ली, 2 पिक्चर ली, और जो आपके पास 13 और है उसमें आपने 1 पिक्चर ली। तो इस तरह करके वो कर रहा है, साथ साथ वो काउंटिंग भी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है। और ये लॉजिक आप इंप्लीमेंट इस तरह करोगे कि आप एक जो घंटा को रीड करो उसका काउंट प्लस करो एंड देन अगला घंटा रीड करो और उसको पिछले जो आपके पास जो घंटा था उसके साथ मैच करो। अगर मैच हो गया तो काउंट प्लस 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 करते जाओ, जैसे ही मिस मैच आया आप फिर नई लाइन पे रीड कर दो और काउंटर को रीसेट कर लो। तो इस तरह करके आप ये कोड कर सकते हो। बाकी इसके अलावा ये वाला जो था ये आई थिंक हमने नहीं देखा था यहाँ पे भी, लेकिन अब वही कॉफ़ी वाली यहाँ पे चीज़ आ रही है, बिल्कुल उसने एग्जैक्ट वहाँ पे वही वाली चीज़ पूछी है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग कर लोगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये टिक वाला कोड है, क्लॉक वाले कोड वो बहुत दफ़ा दे रहा है, तो ये वाला कोड देख लेना, ये वाला मैंने करवा दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको ज़रा देखना क्या कह रहा है यहाँ पे। तो फाइल हैंडलिंग है बेसिक। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो कोड है ना, ये आपके पास फुल फ्लैश्ड कोड आ सकता है। इसका फुल फ्लैश्ड कोड वो किस तरह आ सकता है, यहाँ पे उसे खाली फिलिंग द ब्लैंक्स दी है और वो कह रहा है कि ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये वाला खाली जो लास्ट 3 आपके पास लाइंस है ना उनको आउटपुट कर रहा है। मतलब अगर आपके पास एक फाइल के अंदर 50 लाइंस है तो वो 50 लाइंस में से जो लास्ट की 3 लाइंस आ रही है ना वो खाली आउटपुट कर रहा है। तो ऐसा कोड आप लिख सकते हो इसमें, लेकिन एज केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का एरर हैंडलिंग और जो डिफरेंट एरर्स होते हैं उनका आपको ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो एक पूरा सा एक कोड भी डिज़ाइन करके देखो, आ सकता है 8 माह का आराम से कूद से। तो ऐसा भी कोड हो सकता है और वो आपको ऐसा भी कोड दे सकता है कि लेट्स सपोज आपने क्या कहना है, आपने जो वो आपको जितनी भी चीज़ें हमने एरेस के साथ की हुई है ना वो कोशिश करेगा कि वो आपको फाइल हैंडलिंग से करवाए। मतलब एरेस के अंदर हमने क्या किया, हमने सम कैलकुलेट किया है, हमने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट किया है, हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो वह सारा काम आपको फाइल हैंडलिंग से करवा सकता है। वो आपको कहेगा फाइल उसने दे दी है, फाइल के अंदर मुझे जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका मुझे सम कैलकुलेट करके दो। और सम किस तरह कैलकुलेट करोगे, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा उस वक्त। आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि जो आप फाइल के अंदर से डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो अगर उसका आपने सम करना है तो आप उसको वापस उसको num to str करना पड़ेगा। और वो आपको ऐसे भी कह सकता है कि लेट्स सपोज फाइल के अंदर जो आपका डेटा आ रहा है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अली हैज़ 20 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर बारी बारी एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे, हर लाइन में से एक्सट्रैक्ट करवाना है और उनको सिंपली आपने ऐड करना है। फिर आप लिख सकते हो सीफू स्कोर्ड 5। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप ये वाली लाइन रीड करोगे, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट करवाओगे, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट करवाओगे, फिर आप इनका जो सम है वो आप दे दोगे 25 आउटपुट करवा दोगे। तो ये चीज़ करोगे किस तरह, जब आपको टोकनाइजेशन आती होगी, फाइल का डेटा रीड करो, उसके अंदर से जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्सट्रैक्ट करो। अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मिड वाला फंक्शन लगा के इसको रीड करो। पहले ए रीड करो, एल रीड करो, आई रीड करो, फिर जैसे ही आपके पास यहाँ पे 2 आ जाए इसका जो स्ट्रिंग है आप स्ट्रिंग बिल्डिंग करने लग जाओ। स्ट्रिंग बिल्डिंग किस तरह करते हैं मैंने आपको बताई थी, जब भी आपने स्ट्रिंग बिल्डिंग करनी हो तो आप यहाँ पे रिजल्ट वाली एक चीज़ लेते हो और ये रिजल्ट आपके पास स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो रिजल्ट
एंड आप कर दो जो भी आपके पास मिड वाली फंक्शन आ रही है जो कि एक एक कैरेक्टर स्टार्ट करवा रहा है। पहले आपके पास 2 आएगा तो वो 2 इसके अंदर अक्यूमुलेट कर दो, फिर आपके पास 0 आ रहा है वो इस तरह अक्यूमुलेट कर दो। तो जब तक आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इस रिजल्ट के अंदर डालते जाओ, और जैसे ही आपके पास नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए आप क्या करो, आप इसके अंदर जो है ना सम के अंदर आप ये रिजल्ट डाल दो। लेकिन ये ख्याल रखना आपने रिजल्ट को STR टू नम करके डालना है, ठीक है, क्योंकि आप अब प्लस कर रहे हो, ये चीज़ करनी है। और जैसे ही आपके पास जब कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए आपने रिजल्ट को इनिशियलाइज भी करना है, ताकि आप इस तरह भी कर दो। क्योंकि आपके पास हो सकता है आपके पास कोई ऐसी लाइन भी आ रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है मैथ्स रेशो इज़ 2⁵, तो वो क्या करेगा, वो पहले 2 को एक्सट्रैक्ट करेगा फिर वो 5 को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इनमें कॉलन इनको सेपरेट करा है। अगर कॉलन ना होता तो 25 होता, क्योंकि लेकिन कॉलन नहीं है तो वो इसको 2 रीड करे। तो आपने ये नहीं करना कि आप खाली इसको 2 निकाल लो, इसको 0 निकाल लो, ये आपके पास पूरा 20 है, ये आपके पास पूरा 5 है, ये आपके पास सेपरेटली 2 5 है, 25 नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी आपने तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखना होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी चीज़ें कर लोगे, एग्जामिनर कोई भी आप लोगों को कोड देते आप लोग आराम से कर लोगे, बिकॉज ये बिल्कुल आपके पास ना कोर चीज़ है जो कि आपके लॉजिकल जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हिट कर रहा है। तो ये बिल्कुल लॉजिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बाद अगर आप पास पेपर्स नहीं भी करते, अगर आप खाली ये वाली चीज़ें करके चले जाते हो ना, जो चीज़ें कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्ज़ाम जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इनके अलावा कोई चीज़ रह नहीं जाती। बाकी फिर बस किस्मत है और करंट जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है वही है, ठीक है, उसके अलावा तो मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसी तरह के उसने क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट किए हैं। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है एक ये है क्या कहते हैं, ये एक रन टाइम एरर वाला उसने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे उसने फिर हमसे इवैल्यूएट वाला कोड लिखवाया था, ये मैंने लिख के दिया था आप लोगों को कोड, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी ये है आपके पास गेट डेट वाली चीज़ है, ये लीप ईयर्स आपको लीप ईयर्स ही फाइंड कर रहा है। ये आपके पास कर रहा है कि मेरे ख्याल में एक्सपायरी डेट जो है ना वो फाइंड आउट कर रहा है। उसने आपको एक एरे दे दिया और वो क्या कर रहा है, वो एक एक्सपायरी डेट इसकी फाइंड आउट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह इसके साथ डील करना है। अब ये जो है ना टाइम वाले कोड्स बहुत ज़्यादा वो पूछ रहा है आजकल। 24 पेपर निकाल लो आप, 25 पेपर निकालो, ही इज़ टेस्टिंग टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार वो टेस्ट कर रहा है। तो टाइम में आप लोगों ने मेजर ख्याल ये रखना होता है कि आपने देखना होता है कि अगर आपके पास जैसे वो सेकंड है, सेकंड 60 हो गया तो आपने नया मिनट स्टार्ट कर देना। मिनट आपके पास 60 हो जाए आपने नया घंटा स्टार्ट कर देना है। घंटा आपके पास 60 हो जाए आपने नया दिन स्टार्ट कर देना है। आपने अपने आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को रीसेट कर लेना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह करना है यहाँ पे। इसमें जो ऊपर क्लॉक वाला कोड था वो ज़रूर देखना है एक दफ़ा, इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो अपलोड की भी हुई थी, तो ये देख लेना, ठीक है, ये अच्छा कोड है यहाँ पे। बाकी ये वाला जो कोड है ये तो ग्रेड बाउंड्री वाला कोड है, बहुत आसान है। ये आप केस कंडीशन से कर सकते हो। यहाँ आप 10,000 इफ़ कंडीशन लगा लो, आपका कोड हो जाएगा। बस आपको इफ़ कंडीशन जो है बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा जब भी आप इफ़ कंडीशंस अपनी बना रहे हो ना, आपने इफ़ कंडीशंस खुद से उनको ड्राई रन करके टेस्ट करके देख कर बनाना है। ऐसे करके आपने नहीं बनाना चाहिए बस हवा में बनाई जाओ, उसको साथ साथ टेस्ट भी करना है। हो सकता है आपका ना सही हो, और हो सकता है आप पूरा कोड लिख लो फिर आप एक इफ़ कंडीशन टेस्ट करो वो गलत हो जाए, आप वहाँ से पैनिक करो, और फिर आप पैनिक करो कि जो आपकी सारी कंसेक्यूटिव लॉजिक आ रही है सब्सिक्वेंट वो भी सारी गलत हो जाए, तो आप और पैनिक करोगे, फिर नहीं कोड होता, ठीक है। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता जो अपना कोड है वो चेक करना है। सोचने में बेशक ज़्यादा टाइम लगा लो, जब सोच लिया 10 मिनट एटलीस्ट अपने आप को सोचने को दो, तो इतना कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फिर जो कोड है वो आसान लिखो, क्योंकि हमेशा मैंने बताया कोड के अंदर 1 से 2 लाइन होती है जो मेजर लॉजिक बनाती है, बाकी सारी चीज़ सेम होती है। ये जो हमने यहाँ पे ये वाले हमने कोड किए थे, ये देखो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक आ रही है, दो तीन तीन लाइन की मैं मेजर लॉजिक आपको लिखवा रहा हूँ। तो ये वाली लॉजिक अगर आपको हिट होगी ना, बाकी सारा सिंटेक्स तो आप लिख लोगे, वो कि बच्चा भी लिख लेगा, तो वो उसका कोई मसला नहीं होता। तो छोटी सी यहाँ पे लॉजिक होती है जिनका आपको पता होना चाहिए, और उनके बारे में ना आपने थोड़ा सा टाइम लगाना सोचने में। बाकी ये एक लाइन थी कंसील करने वाली लाइन थी। इसमें आपने क्या किया था, आपने रिजल्ट बनाया था। ये रिजल्ट बिल्डिंग वाला आपके पास कोड है, और ये भी आया हुआ है। जो रिजल्ट बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ये बार बार टेस्ट हो जाता है। अगर आपने रिजल्ट बनाना आप किस तरह बनाते हो, तो ठीक है, ये वाली आपने चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ हो गया। इसके बाद ये स्टैक वाले कुछ उसने कोड दिए हैं, ये देख लेना। ये टाइमर वाला एक कोड है, ये भी देख लेना। बाकी ये जो मॉड वाली चीज़ें हैं, डिव वाली चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया। जब भी आपने कोई मैथमेटिकली ज़्यादा कोई इस तरह चीज़ आ जाए, जब आपके पास इस तरह कोई चीज़ आ जाए कि आपके पास चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, या आपके पास चीज़ें जो हैं वो 11 से रिड्यूस हो रही हैं, 10 से रिड्यूस हो रही हैं, तो उनमें मॉड और डिव लगा के थोड़ा सा देख लेना, फ़ायदा ही होगा उसका, ठीक है।
तो बाकी एरेस के जो कोड है, एरेस के कोड वो किस तरह देगा आपको, एक इस तरह करके एरे दे सकता है, एरे में से सम करवा लेगा, एवरेज करवा लेगा, लेकिन वो आसान तरीके से नहीं कर पाएगा, मुश्किल तरीके से करवाएगा, ठीक है। वो आपको कहेगा आपने कॉलम का जो है एवरेज निकालना है और उसको किसी और एरे के अंदर प्लेस कर देना। तो ऐसे कोड आ सकते हैं, ऐसा आया भी हुआ है कोड, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। अब इसके अंदर मैं अगर कोड देता तो मैं यहाँ पे क्या कोड देता, इसमें ऐसा कोई कोड आ सकता है, वो आपको दो एरेज देगा, ठीक है, ये वाली एरे देगा एंड देन ये वाली एरे देगा, और वो कहेगा कि आपने क्या करना है, आपको एक फ़ाइल के अंदर ना सारी आइटम्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, फ़ाइल को आपने रीड करना है बार बार, और फाइल के अंदर से जो आपके पास आइटम्स आ रही है ना, वो आपने बारी बारी निकालनी है और उनको इन एरेज के साथ कंपेयर करवाना है। अगर आपके पास जो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई ऐसी आपके पास यहाँ पे चीज़ यूज़ हुई है जो कि आपके एरे के अंदर नहीं है, तो एरर दे दे। या आप ये कह सकते हो कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे यूज़ की है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि एरे के अंदर, लेट्स सपोज बूलियन एरे आपने बनाई है, उसके अंदर फॉल्स है, तो वो फिर आप मैसेज कर दो कि री ऑर्डर कर दे। आपके पास क्या हो सकता है, अभी रैंडमली मैंने कोड सोचा, आपके पास एक एरे हो सकती है, उसके अंदर डेटा आइटम्स है 1 2 3 4 करके डेटा आइटम्स, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप इस लाइन को पढ़ोगे और आपके पास दो एरेज हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है चीज़ पड़ा हुआ है, इस फिर आपके पास पड़ा है अनियन पड़ा है, फिर आपके पास पड़ा है यहाँ पे ब्रेड पड़ा है एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 2 3। तो आप क्या करते हो, आप ये लाइन रीड करते हो। अब ये वाला जो कोड है ना, अटैम्प्ट करके देखना भी कि आपसे ये वाला कोड होता है कि नहीं होता। तो ये वाली लाइन आप रीड करते हो फाइल के अंदर, इसमें से आप क्या करते हो, चीज़ निकालते हो, ठीक है। अब चीज़ आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करवाना है अपने एरे के अंदर कि चीज़ एरे के कहाँ पे लाई कर है, किस इंडेक्स पे लाई कर है। तो चीज़ कहाँ पे लाई कर है, एरे 1 के अंदर, ठीक है। कंपेयर करवा लिया, ट्रू हो गया कंपैरिजन। जैसे ही कंपैरिजन ट्रू हो गया, आपने क्या करना है, आपने इसी इंडेक्स के अंदर आपने देखना है इस सेकंड एरे के अंदर क्या इसके अंदर ट्रू या फॉल्स पड़ा है। तो आप दोबारा सेफ कंडीशन लगा के देखोगे, इफ़ इक्वल्स टू फ्लॉ इक्वल्स टू फॉल्स देन आउटपुट री ऑर्डर एल्स डू नॉट ऑर्डर। तो ये बिल्कुल ये इस कोड से क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे भी एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इंडेक्स निकालो, कोई आइटम निकालो, उसको एक एरे के साथ कंपेयर करो, उस एरे से आप इंडेक्स लो और उसको फिर सब्सिक्वेंट एरे के साथ कंपेयर करवाओ कि क्या वहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। उस हिसाब से री ऑर्डर की जो अवेलेबिलिटीज़ हैं वो आप जो भी मैसेज वगैरह वो आप दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास कोड्स आ सकते हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन इनकी हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे दी होती है ना, इन डिस्क्रिप्शंस को लाजमी आप लोग रीड करो, बिकॉज इनका जो कोड है वो आपको दे सकते हैं, वो फुल फ्लैश एक आपको कोड बना के दे सकते हैं इस तरह करके। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन पे भी सोचो, ये मत करना कि थ्योरी समझ आ गई तो बस ख़त्म कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा और जाके करना। बाकी एक जो मुझे लगता है, जो शायद मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, वो रिकॉर्ड डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। रिकॉर्ड डेटा टाइप पे आई थिंक मुश्किल सा वो क्वेश्चन दे सकता है, बिकॉज अरसा ही हो गया है इस पर वो टेस्ट नहीं करता, बिकॉज फाइल हैंडलिंग पे उसने सारे कोड्स टेस्ट कर लिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसने कोड्स टेस्ट कर लिए हैं आराम से। तो लेकिन जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड पे उसने चीज़ें नहीं की। तो रिकॉर्ड को मिक्स करके वो फाइल हैंडलिंग के साथ थोड़ा सा मिक्स कर सकता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ मिक्स कर सकता है, एंड ऐसे करके ना आपके पास कोई छोटा मोटा कोड वो इस तरह करके बना सकते हैं, बल्कि छोटा मोटा नहीं बड़ा ही बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये ग्रेड बाउंड्री वाला कोड है, बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके पास ये देखो बार बार क्लॉक आ रहा है। अब व्हाट इज़ दिस मीन, क्लॉक इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लॉक वाले जो कोड्स हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन सम कंट्रीज on the third Sunday in March, daylight saving time begins when clock moves forward by 1 hour. A module adjust clock will take an integer parameter representing a year. The module will return an integer value representing the number of days in March on which the clock moves forward. For example, the following line of pseudocode would assign day number the value 20. अच्छा, तो वो कह रहे हैं एडजस्ट क्लॉक के अंदर अगर हमने 2022 भेजा तो वो इसके अंदर डे नंबर के अंदर भेजेगा 20। और वो कर क्या रहे कि ऑन द थर्ड संडे इन मार्च द डे लाइट सेविंग टाइम बिगिंस व्हेन क्लॉक मूव्स फॉरवर्ड बाय 1 आवर। अच्छा, a module adjust clock will take an integer parameter representing a year. The module will return an integer value representing the number of days in March on which the clock moves forward. अच्छा, मूव फॉरवर्ड कर कब रहा है ये, हमारे पास मूव फॉरवर्ड कर रहा है ऑन द थर्ड in some countries on the third Sunday in March. The daylight saving time begins when the clock moves forward by 1 hour. ठीक है। और वो कह रहा है will take an integer parameter, the module will represent the number of the day in March on which the clocks move forward. अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने।
डेट फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट शुड बी यूज्ड इन योर सॉल्यूशंस। डेट फंक्शन हमने यूज़ करनी है। Some countries on the third Sunday in March, daylight saving time begins when clock moves forward by 1 hour. अच्छा, किसी कंट्रीज़ में हमारे पास जो थर्ड संडे होता है वहाँ पे डे लाइट सेविंग कोई वहाँ पे चीज़ होगी, शायद कोई एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होगी। तो डे लाइट सेविंग जो टाइम होता है वो तब स्टार्ट होता है जब क्लॉक क्या करता है, मूव फॉरवर्ड करता है बाय 1 आवर। एक मॉड्यूल है एडजस्ट क्लॉक जो कि एक पैरामीटर, इंटीजर पैरामीटर लेगा रिप्रेजेंटिंग एन ईयर, और the module will return an integer value representing the number of the day in March on which the clock moves forward। वो वाला नंबर रिटर्न करेगा डे का मार्च के अंदर जिनके अंदर हमारे पास जो क्लॉक है ना वो मूव फॉरवर्ड कर रही है। तो 20th डे, मार्च के 20th डे पे ना हमारे पास वो मूव फॉरवर्ड करेगा। तो लेकिन खैर फिर भी मुझे ना यहाँ पे इसकी ख़ास समझ नहीं आई। मार्च में कितने दिन है हमारे पास? क्या था, 2022 लिया था उसने। अभी मैं बिल्कुल ही ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम क्लूलेस हियर। 2020, अच्छा संडे यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 2022 पे। ठीक है, मार्च 2022 पे हमारे पास जो संडे था ना वो बन रहा था 20 पे, तो इसलिए उसने 20 रिटर्न कर दिया। तो व्हाट आई थिंक इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि वो पता क्या कर रहा है, वो यहाँ पे मार्च, आपने जौन सा भी ईयर अपेयर करना है ना वो उस ईयर के मार्च वाले मंथ के अंदर देख रहा है संडे कब आ रहा है। तो संडे यहाँ पे कब आता है, 20th डे को आता है। ठीक है, तो 2022 में जो संडे आया था वो 20 पे आया था, तो उसने इसलिए रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ पे 2025 भेजे ना तो 2025 का मार्च आ गया। वैसे अप्रैल बट के आना है मेरे ख्याल में, नहीं आ चुका है, ये था मार्च। इसका संडे कब आया था, इसका संडे था 20 को, ये तो थर्सडे था, तो थर्ड हमने संडे पे बताना है। तो इसका जो थर्ड संडे है वो हमारे पास आ रहा है 16। तो अगर 2025 हम भेजते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए 16, मतलब थर्ड संडे के दिन को हमने रिटर्न करना है मार्च के। तो डेट फंक्शन हमने यूज़ करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर डेट फंक्शन जो हमारे पास होती है ना, एक मिनट इंसर्ट में निकाल लेता हूँ। आई थिंक इसमें ना गेट नाउ वाला कुछ हमने करना होगा। यहाँ पे हम ईयर इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये भी मुझे अच्छा हो गया, इसको गो थ्रू कर लिया। ये वाले जो कोड्स हैं ना आपके डेट वाले कोड्स पे फोकस करो। मुझे लग रहा है डेट वाला कोड आ जाएगा, क्योंकि डेट वाला कोड प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कम है डेट वाले कोड्स के। ठीक है, तो हो सकता है इसका बड़ा क्वेश्चन बना के देते हैं, क्योंकि देखो आप खुद देखो, फाइल हैंडलिंग का इतना ज़्यादा उसने क्वेश्चन टेस्ट कर लिया है, फिर उसने एरेस के इतने ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट कर लिए हैं, तो क्या ही एग्जामिनर आगे हिट कर सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कोई नई चीज़ टेस्ट करता, मैं डेट टेस्ट कर रहा था यहाँ पे। और इसी वजह से मुझे लग रहा है आजकल ना वो बार बार क्लॉक के क्वेश्चन टेस्ट करी जा रहे हैं, क्योंकि क्लॉक उन्होंने बहुत कम टेस्ट किया है, डेट वाली चीज़ें उन्होंने बहुत कम टेस्ट की हैं। अब उसने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहा है कि ये यूज़ करो, बिकॉज एग्जामिनर डेस्परेट है यहाँ पे, वो चाहता है कि आप लोग डेट के फंक्शन यूज़ करो। तो इनको ज़रा गो थ्रू करना। ये मेरे भी थोड़े से वीक हैं, क्योंकि आज तक कभी आप लोग एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा टेस्ट हुए नहीं हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, लेकिन इसको भी इंसर्ट खोल के देखते हैं। अच्छा, ये सारे हमारे पास फंक्शंस हैं, एंड आई थिंक हमने जो चीज़ लीस्ट देखी हुई है ना वो यही वाले फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, डे वाला जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर आप उसको साल देते हो, ठीक है, और आप उसको, बल्कि नहीं, ये डेट एज अ पैरामीटर लेता है, सारी की सारी जो डेट है ना, अच्छा मुझे लग रहा है मुझे समझ आ गया कोड में क्या हो रहा है, वो डेट एज अ पैरामीटर लेता है। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा होता है, एक पूरी की पूरी डेट लेता है और डे के अंदर लेता है और उसका स्पेसिफिक डे रिटर्न कर देता है। तो आई थिंक हमें ना डे ज़रूर यूज़ करना है। मेरी जो दिमाग अब कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम जो डेट है ना 2025 के अंदर हम यहाँ पे पैरामीटर भेजेंगे 2025,
और जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, क्या कहते हैं, ये जो मंथ है, ये मंथ है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हम भेजेंगे मार्च। मार्च का मंथ क्या होता है, गिनो ज़रा, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा मंथ होता है। तो यहाँ पे हमने भेजना है 3 कांस्टेंट भेजना है, और यहाँ पे हमने भेजना है कांस्टेंट, जो भी हमारा पैरामीटर होगा वो हम भेजेंगे पैरामीटर, और यहाँ पे हमारे पास 3 जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे पैरामीटर लिख दो, जो भी ऊपर पैरामीटर का वेरिएबल आप नाम रखोगे, और यहाँ पे हमने डायनामिक डेटा भेजना है। यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा लूँगा, और मैं यहाँ पे भेज दूँगा, प्रॉबेबली मैं यहाँ पे ना एक्स भेजूँगा, और मैं करूँगा क्या, मैं देखूँगा, मैं यहाँ पे एक्स भेजूँगा, और साथ साथ मेरे पास जो डेट है वो रिटर्न होती जाएगी। और डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, ये देखो यहाँ पे कुछ वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल दिस डेट विद संडे इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, फिर संडे इक्वल्स टू 1, मंडे इक्वल्स टू 2, एंड देन दिस इक्वल्स टू, अच्छा समझ आ गई मुझे लॉजिक का करना है। देखो उससे क्या है, आपने अब सुन लो ये कोड के अंदर वो कर क्या रहा है। इस कोड के अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ना जो 3rd संडे है मार्च का, उसका डे नंबर रिटर्न करना है। लेकिन हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ साल मिल रहा है। तो हमने ईयर के मुताबिक हर साल के अंदर जो मार्च का 3rd संडे आता है वो डिफरेंट डेज पे फॉल करता है, ठीक है। तो आप अगर 2025 भेज रहे हो तो मार्च का जो 3rd संडे है वो किस पे आएगा, 16 पे आएगा। अगर आप 2020 भेज रहे हो तो मार्च का जो 3rd संडे आएगा वो 20 पे भेजना है। तो आपने एक तो ये चीज़ चेक रखनी है कि वो संडे जो है वो 3rd संडे हो। तो इसका चेक आप किस तरह रखोगे, आप ये रख सकते हो कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये वाला जो फंक्शन है डे इंडेक्स वाला, ये वाला फंक्शन अगर 3 दफ़ा 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब आपका तीसरा संडे आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काउंटर बना सकते हो, आप एक काउंटर बना सकते हो, और अगर आपके पास 3 दफ़ा संडे 1 रिटर्न किया ना इसने, तो इसका मतलब है 3 दफ़ा संडे आ चुका है, वो वाली कंडीशन पूरी होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको देखो, मेरी तरह सोचो, मैंने भी मार्किंग स्कीम इसकी पहले नहीं देखी थी, मैं भी आप लोगों के साथ कह रहा हूँ। तो थिंक हाउ आई एम थिंकिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं देख के इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3rd संडे आ गया, एंड देन मार्च का आपने अंदाज़ा लगाना है। मार्च का तो मैंने आपको बता दिया, आपने यहाँ पे क्या चीज़ इंसर्ट करवानी है, आपने 3 इंसर्ट करवाना है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ होगी। और ईयर जो है, ईयर आपका पैरामीटर है, और तो इसमें कोई चीज़ आपने ना यहाँ पे करनी भी नहीं है। अब मसला याद है कि आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। तो व्हाट आई थिंक इज़, आप उसमें ये कर सकते हो कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप डायरेक्टली ये वाला इंडेक्स यूज़ कर लो, वो वाला जो इंडेक्स है ना वो वाला भी मेरे ख्याल में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप ये वाला यूज़ करो। यहाँ पे आप भेज दो 3 भेज दो, यहाँ पे आप भेज दो पैरामीटर, और यहाँ पे आप भेज दो x भेज दो, ठीक है, जो भी मार्च का x आ रहा होगा x वाला मंथ भेज दो। और आप एक यहाँ पे वाइल लूप लगा लो, वाइल काउंट इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3, ये वाला लूप आप लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाओ कि वाइल जो आपका काउंट आ रहा है वो लेस दैन 3 है, तब तक आपने क्या करना है, आपने जो अपना x की वैल्यू है वो आपने बढ़ाते रहना। या आप ये कह दो वाइल काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, आप क्या करो यहाँ पे, आप चेक करो इफ़, और इफ़ हमारे पास यहाँ पे कोड कौन सा था, डे इंडेक्स था, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जाएगा डे इंडेक्स, और यहाँ पे आपके पास चला जाएगा लेट्स सपोज एक्स मैं बताता हूँ कि एक्स भी एक वो वेरिएबल होगा, लेकिन उसका इतना कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्स आएगा, एंड देन फिर आपके पास आएगा यहाँ पे 3, एंड देन आपके पास आएगा पैरामीटर आएगा, ईयर का जो पैरामीटर है ना, ईयर का पैरामीटर वो आ जाएगा। और या आप यहाँ पे देखो अगर ये 1 आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने काउंट को प्लस प्लस कर देना है। मैं बहुत बुरे सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ओनली बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ स्केलेटन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अगर वो ये आ गया तो आपने ये कर देना है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड वाइल। तो ये आपकी पूरी लॉजिक है। देखो मैंने इतना टाइम लगाया मैंने इसको समझने में, लेकिन जब मैंने कोड लिखा मैंने उसको ऐसे करके लिखी है। तो आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि जितनी भी कोडिंग है, कोडिंग आप लोगों ने कर ली है प्रैक्टिस, अब आप लोगों ने क्या करना है, कोडिंग पे सोचने पे आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। और डिफरेंट एग्जांपल से सोचा करो, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ था, मैं भी एकदम से देखे कोड को परेशान हो गया था, मैंने भी 5 दफ़ा कोड पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने डेट वगैरह को मैंने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि अगर ठीक है आपके पास ये चीज़ हो रही है, वेरीफाई किया मैंने उसको एग्जांपल के थ्रू, फिर मैंने डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल देखी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लॉजिक बनाई कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस है, जाहिर सी बात है फंक्शन को देख सकते हो, जैसे मैंने शीट को देखा मेरा आइडिया बन गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये करना है, आपने चलाना है वाइल काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, आप इसको ये करते रहो और काउंट प्लस प्लस करते रहो। जैसे ही आपका काउंट इक्वल्स टू 3 होगा वो इसको ब्रेक कर जाएगा, और आपने क्या कर देना, आपने वो वाला जो डे नंबर है वो आपने रिटर्न कर देना। अब आपने देखो क्या करना है, अब आपने डे नंबर रिटर्न करना है। तो वो आप किस तरह करोगे, तो वो आप इस तरह करोगे, आपने यहाँ पे कोई कोड होना चाहिए, डे इंडेक्स तो आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आपने डे भी रिटर्न करना है, तो डे के लिए आप मेरे ख्याल में फिर ये यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप फिर ऐसा करोगे कि इसमें से आपने ना जो डे आ रहा है वो आपने रिटर्न करना है, डे आपको डे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे आप लिख दो डे, एंड देन इसके अंदर आप पैरामीटर भेज दो जो भी अभी लेटेस्ट एक्स की वैल्यू थी ना वो आ जाएगी इसके अंदर,
एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 3, ये तो कांस्टेंट रहेगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा पैरामीटर y आ जाएगा। और जो x है, x को आपने कहाँ पे लगाना है, x को आप यहाँ पे प्लस प्लस कर दो बिफोर, बल्कि नहीं, लूप के अंदर नहीं करेंगे, लूप से बाहर करेंगे। तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर दो, और पहले आप क्या कर दो, पहले आपने अपने x को रखवा दो 0 रखवा दो। तो इस तरह करके आपका जो कोड है वो पूरा चल सकता है। जो भी आपके पास अब x के अंदर आ रही होगी ना, मतलब जो भी आपके पास डे नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, वैसे एक और भी चीज़ हो सकती है, आप एक ये भी चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे या तो आप ये कर दो, या तो आप इसकी जगह कर दो x कर दो, एक ही चीज़ है, रिटर्न x कर दो, रिटर्न ये कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा ही मुश्किलों में पड़ गया आई थिंक, लेकिन चलो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो इस तरह के जो कोड्स हैं ये भी आपको आने चाहिए कि डेट वाली चीज़ें यहाँ पे किस तरह करनी है। इसके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का मैं तो इसके होस्ट मुझे याद दिला दे रहा, मैं आपको क्वेश्चन जो होंगे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दे दूँगा, तो इस पर भी ज़रूर डेफिनेटली देखना, ठीक है। बाकी ये देखो, ये भी उसने भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई लॉजिक लगाई है, दिस स्टेट इक्वल्स टू दिस स्टेट, ये देखो 3 यहाँ पे कर दिया, दिस ईयर कर दिया। अब देखो मैच कर रही है कि नहीं, बिल्कुल मार्किंग स्कीम के साथ मैच कर रही है। कोड इस तरह सोचो कि टाइम लगा के सोचो, बिल्कुल आपकी लॉजिक MS के साथ मैच करेगी। लेकिन यही मैं कोड अगर मैं शुरू से ही मार्किंग स्कीम को देखने लगता था तो मैं बस गया था, मुझे ये भी ना समझ आती और अपनी लॉजिक भी ना बन पाती मेरे से। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर आगे, क्वेश्चन इस तरह आगे, तो बस यही क्वेश्चन था आपके पास, इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं यहाँ पे कह सकता। बाकी ये देखो, ये है a 1D array data contains 100 elements of type integer, a function check will total the elements in the odd index location। odd index location पे टोटल करेगा। तो odd index location पे अगर आपने टोटल करनी है तो आप क्या करोगे, आप 2 काउंटर्स बना लो, आप एक लूप लगाओ, ठीक है, लूप आपने लगाना है, एक ही लूप लगेगा, और उसके अंदर आप 2 काउंटर्स बना लो, एक आप लगा लो ऑड काउंटर, एक आप बना लो इवन काउंटर बना लो, ठीक है। ऑड काउंटर में आपने क्या करना है, ऑड काउंटर के अंदर आपने लिखवाना है ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस 2 करके होगा, और ऑड के अंदर पहले आप रखवा लो 1, तो वो क्या होगा, पहले ऑड 1 को रीड करेगा, फिर 1 + 2 3 हो जाएगा, एंड देन इवन के अंदर भी आप रखवा लो 0 रखवा दो, और ये फिर इसको आप इंक्रीमेंट कर देना, इवन इक्वल्स टू इवन + 2, तो ये हो जाएगा 0 2 4 6, और ये क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया तो हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर ना यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल में मॉड शॉर्ट लगा के किया हुआ है, तो इसको भी देख लेना, लेकिन ये जो है थोड़ी सी मैनुअली हो जाएगी, बेहतर तरीका हो जाएगा। बाकी ये उन्होंने कोड पूछा हुआ है 3 पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड फॉर्म अ ट्राइंगल विद द साइड्स ABC शोन द एग्जांपल। ये मेरे ख्याल में राइट एंगल ट्राइंगल वाला कोड है, बहुत ज़्यादा उसने लंबी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन लिखी है। आधे बच्चे तो इसको देख के ना हार मान जाएंगे, आप लोगों ने हार नहीं माननी, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, लॉजिक को यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, ए पार्ट में अ फंक्शन इज RA विल टेक three sets of integers as parameters representing the coordinates of the 3 endpoints that form a triangle. Return true if the endpoints form a right angle triangle। तो right angle triangle की आपके पास लॉजिक क्या होती है, आई थिंक यहाँ पे बताई हुई होगी, देखो ये उन्होंने बताई है। तो आपने भी लिटरली यही चीज़ करनी है, इफ़ कंडीशन लगानी है और ये चीज़ आपने करनी है। आपने क्या करना है, आपने इफ़ कंडीशन लगानी है, जो पहला आपके पास कोऑर्डिनेट है ना, पहले कोऑर्डिनेट की सारी सी बात है, आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉइंट्स पे आपको ढेर सारे दिए होंगे पैरामीटर्स पे, देखो x1 y1 ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट। तो पहले आप इसका x² + y² का सम कैलकुलेट करो, फिर x2² + इसका x3² इसका, सेपरेट एंट्रीज में रखवा लो। तो अगर आपके पास ये कंडीशन हो रही है, इसका जो सम है आपने इसको रखवा लेना है, लेट्स सपोज a वेरिएबल के अंदर, इसको b वेरिएबल के अंदर, इसको c वेरिएबल के अंदर, इनको स्क्वायर एंड देन ऐड करके, ठीक है। और फिर आपने कंपेयर करवाना है इफ़, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन लग रही है, इफ़ a = b² + c², देन बात बन रही है। लेकिन खाली ये नहीं बनेगी, आपके पास ये भी तो हो सकता है b² = a² + c², हो सकता है वो ऑर्डर चेंज करे, तो आपने ये वाली भी कंडीशन लगानी है, फिर आपने ये वाली भी कंडीशन लगानी है, c² = a² + b², ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन लगाओगे फिर होगा। एक भी कंडीशन फॉल्स की आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो ये करना आपने कोड। तो ये कितने मार्क्स का कोड है, देखो 6 नंबर का कोड है, बहुत आसान है। अच्छा, बाकी वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाली फ़ाइल हैंडलिंग की चीज़ें हैं, इस तरह यहाँ पे सारे कोड्स आ रहे हैं। बाकी आपने करना क्या है, अब ये वाली जो फ़ाइल है ना, आई थिंक ये वाली फ़ाइल प्रिपेयर कर लो आप लोग एक दफ़ा, पूरा आपका जो प्रोग्रामिंग है ना वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन करना इसको इस तरह कि ख़ुद से आपने लॉजिक सोच के करना है, और इतना ट्रस्ट में इतना टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। थोड़ा सा रातें ज़्यादा जाग लो, इस तरह कर लो, लेकिन एग्ज़ाम डे से पहले आप लोगों ने सो कर जाना है, ठीक है। इस तरह आप लोग कर सकते हो। अगर टाइम भी करना ना ऑल नाइटर वगैरह अपना, तो ऐसे टाइम करो कि आज जाके आप लोग सो जाओ,